अब इसका जो नोमेनक्लेचर एल्डोल क्यों हुआ वो आपको इस रिएक्शन समझ में आएगा। इस प्रोडक्ट की वजह से इस रिएक्शन का नाम एल्डोल हुआ। मतलब कंडीशन रिएक्शन कैसे होती है, एल्डिहाइड कीटोन में डाइल्यूट बेस डालना या एसिड कैटलिस्ट डालना है। 0.1 मोल इनोलेट आयन बना, ये इनॉल का कॉन्जुगेट है, इसलिए बोलते हैं इनोलेट आयन। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके सराउंडिंग में किसके मॉलिक्यूल होंगे। तो अब आप बताओ कि एल्डोल में ये कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है। तो ये दोनों रिएक्ट करके ये कॉन्जुगेट बन जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तुमको ये बताना है ये जो मैंने वाटर निकालने का मैकेनिज्म है ना, ये क्या मैकेनिज्म है, E1 है, E2 है या E1CB है। ये आगे वाला मैकेनिज्म कब होगा, जब अपन हीट करेंगे। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप एल्डोल को हीटिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर वो एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। पहला H कब निकला, जब फर्स्ट स्टेप में निकला। तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं और वाटर निकल रहा है। ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो फॉरवर्ड इज एल्डोल एंड बैकवर्ड इज, अगर एसीटोन का लोगे ना, ये एल्डिहाइड का 50% और कीटोन का इसका बनेगा। तो ये अगर ये 2% बन रहा है तो ये भी कम बनेगा। चलो अब आज का हेडिंग लगाओ। आगे लिखो एल्डोल फैमिली लिखो। एल्डोल फैमिली, या अपन ये इसका फेमस नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि 30-35 साल तक कमा लो, फिर अपने मन की करना और कमा भी लेना, दोनों पैरेलल ही करना। सही है ना, 35 तक कमा लेना, फिर कमाना चलता रहेगा, 50-50 मैनेज करना। चलो अब लिखो एल्डोल कंडेंसेशन। पहले एक बार एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख लो। हमारे सिलेबस की 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसमें से पहला है एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखो। इट इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। It is a condensation reaction between aldehyde और कीटोन। कंडेंसेशन क्या होता है वो अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे। आपने एल्डिहाइड में अगर बेस या एसिड डाल दिया तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कीटोन में बेस या एसिड डाल दिया तो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको लिखो पहले एक बार। बेस और एसिड करके लिखना, बेस और एसिड एज ए कैटलिस्ट। अपन इसमें बेस या एसिड कोई भी एक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला अपना ये रहेगा, इसका मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करनी है पहले, है ना। बहुत सारी रिएक्शन रिलेटेड है, तो पहले अपन मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। सिंगानी जी के दोस्त तो मुस्कुरा रहे हैं इधर उधर देख के। तुम क्लास में क्या कर रहे हो? सिंगानी जी की थोड़ी सेवा किया करो ना जाके। पाँव ठीक हो गया उनका? उसके रूम में जाना अलाउड नहीं है? गजब प्रोटोकॉल है यार। क्या सिंगानी जी मारते हैं तुमको? अच्छा अलाउड नहीं। सिर्फ सिंगानी जी के वहीं जाना अलाउड नहीं है, उस हॉस्टल में जाना अलाउड नहीं है। अच्छा हॉस्टल पे, अच्छा चलो ये लिख लिया पूरा। अब पहले ज़रा एक एल्डोल फैमिली के बारे में शॉर्ट में लिख लो कि इसकी फैमिली में कौन कौन है। एक तो एल्डोल खुद है,
एक है रिट्रोएल्डोल, एक है क्रॉस एल्डोल, एक है साइनोएल्डोल, एक है नाइट्रोएल्डोल, एक है डायरेक्टेड एल्डोल और एक है आयम एल्डोल। आयम एल्डोल मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ये मेन फैमिली मेंबर है, इनसे हमें जान पहचान करनी है बस। सब में कॉमन चीज क्या है? एल्डोल। आगे बढ़े। एल्डोल, रिट्रोएल्डोल, साइनोएल्डोल, नाइट्रोएल्डोल, डायरेक्टेड एल्डोल, आयम एल्डोल। देख लिया? चलो एल्डोल क्या होता है वो भी आप एक छोटी रिएक्शन भी लिख लेते हैं। जैसे एसिड एल्डिहाइड के अंदर अगर हमने यूज किया डाइल्यूट बेस, पहले मैं आपको बेस कैटलाइज मैकेनिज्म बताऊंगा आज, फिर एसिड कैटलाइज। तो ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है और ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये नया बॉन्ड बन रहा है इसमें ना। अब इसका जो नोमेनक्लेचर एल्डोल क्यों हुआ वो आपको इस रिएक्शन समझ में आएगा। भाई रिएक्शन की कंडीशन क्या है? एल्डिहाइड कीटोन में डाइल्यूट बेस डालना है आपको या डाइल्यूट एसिड डालना है। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये बनता है एल्डिहाइड का अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट की वजह से इस रिएक्शन का नाम एल्डोल हुआ। तो आपको समझ में आया इस प्रोडक्ट से एल्डोल नाम कैसे हुआ? कैसे हुआ? इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है बताओ? OL मतलब क्या हुआ? अल्कोहल हुआ ना। और ये दूसरा वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो वहां से इसका नोमेनक्लेचर हुआ एल्डोल। लेकिन ये कीटोन में भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो पहले रिएक्शन लिखो, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले। मतलब कंडीशन रिएक्शन कैसे होती है? एल्डिहाइड कीटोन में डाइल्यूट बेस डालना है या एसिड कैटलिस्ट डालना है। लिख लिया सबने? अब इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। सबसे पहले क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर एसिडिक। तो आपको बस है ना ट्रेसेस ऑफ बेस डालने, कैटालिटिक अमाउंट डालना है। जैसे ये 1 मोल है तो ये 0.1 मोल डालना है ना। तो बेस क्या करेगा? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। तो इसने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो एक तो बना वाटर और साथ में बना ये कॉन्जुगेट आयन। ठीक है। अब मान लो ये 1 मोल लिया, ये 0.1 मोल लिया, तो ये लिमिटिंग हो गया हमारा, है ना। तो 0.1 मोल इनोलेट आयन बना, ये इनॉल का कॉन्जुगेट है, इसलिए बोलते हैं इनोलेट आयन, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके सराउंडिंग में किसके मॉलिक्यूल होंगे? हमने 2 ही चीज ऐड की है, हमने एल्डिहाइड और बेस कैटलिस्ट ऐड किया है। हाँ, तो कुछ % एल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट हो गया, बाकी सराउंडिंग में कौन होगा? अनरिएक्टेड एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड होगा ना सराउंडिंग में। तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
ये इस पर अटैक करेगा। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये जो स्टेप हो रहा है ये एडिशन हो रहा है ना। इससे क्या बनेगा बताओ? CH2 और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा ना इसके, ये बन गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? इसके RDS में थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब आप इसको RDS मान के चलो, आपसे पूछा तो ये वाला RDS है एंड अटैक इज RDS। अब बताओ कि ये वाटर जो है जो बना है ना पहले स्टेप में, उससे होगा एसिड बेस। इससे एसिड बेस होके ये क्या बनाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन गया, ये बन गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। प्लस साथ में क्या बना? OH माइनस। समझे आप? एल्डिहाइड कीटोन की दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना, और दूसरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब आप बताओ कि एल्डोल में ये कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो रही है? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक्सप्लेन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्सप्लेन हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं एल्डोल कर लिया मतलब एल्डिहाइड कीटोन कर लिया। समझ गए आप? ठीक है, इसको लिखो पहले एक बार, फिर इसको आगे करते हैं। तो अब आप समझे, इसमें आपको कंसंट्रेटेड बेस यूज नहीं करना है। अगर आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस यूज करते हो तो ये दोनों रिएक्ट करके ये कॉन्जुगेट बन जाएगा, रिएक्शन खत्म हो जाएगी। लिखा सबने मैकेनिज्म? क्या भाई? पूर्वी, पूर्वी का नाम है? नीरवी, हाँ सॉरी। दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है, अपना दुख तो कुछ भी नहीं है। कल अपने NGO में एक डॉक्टर साहब आए थे, है ना, ENT के डॉक्टर थे। ENT समझे? ENT मतलब ईयर, नोज एंड थ्रॉट, है ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, बड़ा मतलब शौक हो गया। उन्होंने बताया कि वो है ना, वो और उनकी वाइफ एक मतलब ऐसे चैरिटी वर्क करते हैं। उनके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और अगर वो बच्चा 5 साल के पहले उनके पास आ जाए, मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, 5 साल के पहले अगर वो बच्चा आ जाए तो उसका ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद एक मशीन डलती है, उसमें 6.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। टोटल कॉस्टिंग 10 लाख रुपए आती है रफली, है ना। वो 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद उस बच्चे को फिर 3 साल की थेरेपी होती है, मतलब उसको ना सिखाना पड़ता है। उसको एक वर्ड बोलने में 1 साल लगता है। क्यों? मान लो 5 साल का हो गया, उसने कभी कोई आवाज़ सुनी नहीं, कभी कुछ बोला नहीं, फिर ऑपरेट हुआ, फिर वो 3 साल की थेरेपी के बाद वो बोलना 1-2 वर्ड वगैरह धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। बहुत स्लो लर्नर होता है, क्योंकि पहले उसको समझाना पड़ता है, देखो साउंड भी होता है। और अगर वो 5 साल की एज को क्रॉस कर गया तो फिर वो ऑपरेट करना मुश्किल है, फिर उसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल काम है। कैसे कैसे लोग हैं जीवन में। अपन ये दुखी होते रहते, मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे रैंक नहीं आई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। क्यों सौरभ? सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितने खुश नसीब हैं। उस बच्चे का जीवन सोचो, ना सुन सकता है ना वो बोल सकता है। यहाँ पे ये हाईवे है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो ये एक फ्लाईओवर आता है, एक किलोमीटर आगे छोटा वाला विज्ञान नगर वाला फ्लाईओवर है ना। जैसे ही क्रॉस करोगे राइट में देखना बहुत सारे सब्जी वाले, वो फ्रूट वाले खड़े होते हैं। उनके जस्ट पीछे देखना एक स्कूल है, इन्हीं लोगों का स्कूल है, जो बहरे और गूंगे होते हैं ना, उनका स्कूल है। उस स्कूल के तुम अंदर जाओगे ना तो तुम्हें इतनी शांति फील होगी, एकदम सन्नाटा। बच्चे खेल रहे होंगे, कोई बोल नहीं रहा है, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो पीस है ना भाई, अपन जैसे अपन बैठे हैं वो इससे बात कर रहा है, ये कर रहा है, पंखे की आवाज़, ये वो, इधर उधर, गजब का पीस, और बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं एकदम।
तो जीवन में जब ज़्यादा दुख हो ना, तो दूसरों के दुख को देख लेना चाहिए, तो अपना दुख कुछ भी नहीं है। समझे भाई? आगे बढ़ो। अब इसकी मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करें थोड़ी। और जो जीवन से कंप्लेन करता हुआ नजर आए ना, उसको 2 तो चाटे लगाने हैं और उससे दूर रहना है। कंप्लेन वाला आदमी से जीवन में हमेशा दूर रहना है। वो नेगेटिव आदमी की एक पहचान होती है, वो कंप्लेन करता है, वो जीवन भर कंप्लेन करता है। वो कभी कुछ कंप्लेन करेगा, ये पंखा नहीं चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। वो आदमी नेगेटिव है, उससे दूर रहना है। तो नेगेटिव आदमी की पहचान समझ गए? कंप्लेनो नेचर मतलब भारी नेगेटिव। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक खास दोस्त है, भयंकर नेगेटिव है, लेकिन मेरा दोस्त है। मतलब उसको जीवन में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको। जैसे उसको कोई, जैसे मोदी जी का लेक्चर दिखाओगे ना, अरे क्या मोदी जी ने क्या किया यार, कुछ किया तो है नहीं मेरे लिए, है ना। मैं चलो मोदी जी को हटाओ, प्राइम मिनिस्टर, वो US प्रेसिडेंट को लाओ, अरे ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मतलब उनसे ही कम, पहले तो उनको रियलाइज़ कराता है कि तुम कुछ नहीं हो, और फिर उसमें 2-4 कमियाँ निकाल देगा ऐसे। खुद पता है क्या करता है? खुद कुछ नहीं करता है वो। ये फुल टाइम जॉब है उसका। मेडिकल की दुकान चलाता है वो एक, उसमें जो भी आता है ना उनको सुनाता है। मैं उसको कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन अब तो वो एसेट भी कर रहा है। बोलता है यार मेरा नेचर हो गया, मैं करूँ क्या यार, अब मेरे से मतलब चेंज हो ही नहीं जाता। चलो अब ये बताओ, ये हमारा एल्डोल है ना। अब इस एल्डोल को अगर अपन हीट करेंगे ना, तो कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना। कंडेंसेशन में वाटर निकल जाएगा। तो उसका निकलने का मैकेनिज्म क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो आपने बेस डाल के हीट किया, तो बेस पहले अल्फा H लेगा, बेस ने अल्फा H लेके ये कार्बन आयन बना लिया ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन। फिर ये CC बॉन्ड बना के OH निकाल देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, प्लस क्या बन गया ये OH माइनस। तुमको ये बताना है, ये जो मैंने वाटर निकालने का मैकेनिज्म है ना, ये क्या मैकेनिज्म है? E1 है, E2 है या E1 CB है? यहां से यहां जाने वाला कौन सा मैकेनिज्म है? ये E1 CB है। E1 CB की 2 कंडीशन थी, स्टेबल कार्बन आयन एंड पुअर लिविंग ग्रुप। तो स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, OH स्ट्रॉन्ग बेस, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो E1 CB से वाटर निकलेगा उसका। ये आगे वाला मैकेनिज्म कब होगा? जब अपन हीट करेंगे। जैसे एक सिंपल डेटा बताता हूं आपको, 1 हेक्सेनल जो होता है, अगर आप इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एल्डोल, है ना। और अगर आप टेम्परेचर 25 से राइज करते करते 100 डिग्री 10 कर देते हो, तो फिर ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमारा कंडेंसेशन, और ये बनेगा हमारा ऑलमोस्ट 100%। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप एल्डोल को हीटिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर वो एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और जितना लॉन्ग टाइम हीटिंग करोगे उतना ज़्यादा वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा उसका। इसको लिखो आप मैकेनिज्म को। तो एल्डोल टू एल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडियम इज E1 CB। समझे भाई? एल्डोल टू एल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडियम इज E1 CB। पूरा मैकेनिज्म लिखो, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, कार्बन आयन बना, फिर CC बॉन्ड बन के OH निकल गया। तो ये कंडेंसेशन कब होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड में, जब अपन हीट करेंगे। इस पूरे एल्डोल की है ना कंडेंसेशन की एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, जिससे सीधा प्रोडक्ट बनते हैं। हम लोग दोनों तरीके से बनाएंगे, मैकेनिज्म भी लिखेंगे। और भाई नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है देखो, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकल जाता है। एल्डिहाइड आपको 2 बनाने हैं या 2 कीटोन बनाने हैं,
और क्या करना है आपको, वाटर निकाल देना है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई। आप अल्फा से 2H निकालो और दूसरे से ऑक्सीजन से O ले लो तो वाटर निकालो, तो ये बन गया हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। 2 बार H कब निकल रहा है समझ में आ रहा है? पहला H कब निकला जब फर्स्ट स्टेप में निकला, एसिड बेस किया, और दूसरा H कब निकला जब हमने E1CB किया। तो नेट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं और वाटर निकल रहा है। तो नीचे अलग से लिखो आप, इसकी नीचे अलग से लिखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ना, शुरू में मैकेनिज्म लिखेंगे फिर डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स। आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? पानी निकालना है, वेरी गुड। तो H2 कहाँ से निकलेगा? अल्फा से। अल्फा से ऐसा पानी निकालना, ये नहीं किसी और का बीटा गामा का H2 डाल दिया। लिख लिया सब लोगों ने? अब पहले अपन थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, है ना। एग्जांपल दूंगा मैं, उसको पूरे मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना है और उसकी शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, बाकी डिस्कशन करेंगे ना। पहले अपन मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। तो इनके आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विद कंप्लीट मैकेनिज्म, पूरा मैकेनिज्म लिखो और साथ में शॉर्ट ट्रिक से भी प्रोडक्ट बनाओ। पहले लिखो बाय मैकेनिज्म, फिर दूसरा बाय शॉर्ट ट्रिक। बनाओ उसको। पहला स्टेप क्या लिखोगे बताओ इसमें? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, एक मैकेनिज्म साथ लिखते हैं पूरा। पहला बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस। अब बताओ सेकंड स्टेप क्या होगा? ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये होगा ना भाई। सेकंड स्टेप इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? वाटर से H लेगा। तो बताओ एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप हो गया ना, एसिड बेस एडिशन, फिर अगेन एसिड बेस, और ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एल्डोल प्रोडक्ट। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे OH लगना चाहिए। इसके बाद का मैकेनिज्म कैसे था बोलो भाई? इसके बाद बेस डाल के हिट करेंगे तो बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा H, यानी आगे का मैकेनिज्म कैसा होगा? E1CB, एसिड बेस से नेगेटिव बना, फिर ये CC बना और OH निकल गया। है ना? कितने स्टेप में बना ये कंडेंसेशन?
5 स्टेप, 3 स्टेप में तो एल्डोल और 2 स्टेप में E1CB, 5 स्टेप रिएक्शन हुई है। और हमें शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं? वाटर निकालना है और अल्फा से क्या निकालना है हमको? H2, अल्फा से H2 वाटर निकाल लो, ये बना लो। पहले पूरे 5 स्टेप लिखो, फिर नीचे अलग से बनाओ ऐसे शॉर्ट ट्रिक। ST का मतलब क्या? शॉर्ट ट्रिक। बनाओ थर्ड वाले के 5 स्टेप लिखो। थर्ड का बना लिया आपने? कितने स्टेप में बनाया थर्ड वाला? 5 स्टेप में ये कंडेंसेशन करके ये बनाया होगा ना? देखो जरा, आया सबका ये आंसर? पूरे स्टेप लिखे ना? अभी अपने को शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान नहीं देना, पहले स्टेप लिखने सारे। ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो फॉरवर्ड इज एल्डोल एंड बैकवर्ड इज रिट्रो एल्डोल। तो सेम मैकेनिज्म बैकवर्ड का भी है, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ें।
फोर्थ का लिखो, ये बेस अल्फा एच ही क्यों एब्स्ट्रैक्ट करता है, बीटा क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? ये रेजोनेंस होता है ना यहाँ पे, बीटा से तो कोई रेजोनेंस होगा नहीं। इन दोनों को बनाओ, पूरे मैकेनिज्म के साथ बनाओ, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक करेंगे। पूरे 5 स्टेप लिखो। कोई भी स्टेप गायब नहीं करेगा, कसम है तुमको, जिसको भी मानते हो उसकी कसम है। आज का नंबर 1 पे एक्ट्रेस कौन सी चल रही है? अरे पता नहीं चल रहा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। कौन? आलिया भट्ट फर्स्ट चल रही है अभी। अच्छा, सबको आलिया भट्ट की कसम है भाई, ठीक है। आलिया भट्ट मूवीज तो आती नहीं, मूवी आएगी उसकी आसानी वाली से। पहला स्टेप एसिड बेस, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर अगेन एसिड बेस, इसके बाद क्या होगा भाई? फिर अगेन एसिड बेस, और लास्ट अपना E1CB। कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। और एल्डोल में हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ लगता है? अल्फा पे या बीटा पे? बीटा पे लगता है, क्योंकि अल्फा अटैक करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी बीटा हाइड्रोक्सी देखो ना, मतलब वो एल्डोल प्रोडक्ट है। समझे आप? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, मतलब एल्डोल प्रोडक्ट। लिख लिए 5 स्टेप। नीचे वाले के 5 स्टेप लिखो, 5th वाले के। लिख लिए तकसो? 5 स्टेप लिखे कि 4 लिखे? सारे स्टेप लिखो, कोई स्टेप गायब मत करना, नहीं तो किसी देखो क्या हो जाएगा। कसम खा रखी है तुमने।
एक वो कसम कोई दिलाता था, ऐसे क्रॉस कर देते तो कसम नहीं लगती ना ऐसे। क्रॉस तो कर नहीं रखा था तक कसम लग गई तुमको। और वैसे अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना तो डायरेक्ट तो हमको पता है, ये सीधा यहाँ से वाटर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा, है ना? क्यों अभिषेक, ये बनाया तुमने? पिछली क्लास में दिखाई नहीं दिया था यार। तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लाया था, फिर मैंने खा ली खुद ही यार। आना घर पे आना, आजकल में फ्री हो तो। थोड़ी सी बची हुई है 5-7। अभिषेक है ना, मेरे आयरनमैन इवेंट से 2 दिन पहले एक दिन ढूंढता मेरे घर पे आ गया संडे को। साथ में एक बंदा और लेके आया था एक, है ना। तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया ये ढूंढा कैसे इसने। ढूंढ के आ गया और मेरे लिए पीनट बटर का एक बॉक्स लेके आया। बोला कि सर आप इसको खाना, इससे आपको काफ़ी एनर्जी फील होगी। और एक लाया था लड्डू, है ना। तो मतलब उस बच्चे के अंदर देखो क्या ग्रेटिट्यूड था कि यार सर इतना बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं तो कुछ खाने पीने का ले जाऊँ या कुछ अपनी तरफ से करूँ। मैं मतलब सुन के एकदम, है ना, कई दिनों तक मैं सोचता रहा। मैंने कहा यार कैसा बच्चा है यार, देखो यार, मतलब कैसा दिल है उस बच्चे का। देखो आज के कॉमर्शियल ज़माने में ऐसे बच्चे कम मिलते हैं ना, गोल्ड हार्टेड। क्या भाई, लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़े। तो अभिषेक, मैं जो कर पाया ना उसमें बहुत बड़ा रोल तुम्हारा है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसलिए मैं चॉकलेट लाया था तुम्हारे लिए यार, लेकिन क्या मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मैं रोज़ खाता रहता हूँ उसको। लेकिन अभी भी बची हुई, चिंता मत करना, ख़त्म हो जाएगी मैं वापस जाके लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, लेकिन हिसाब किताब बराबर होगा। अब तुम्हें ना डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने हैं। अब वो 5 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोडक्ट बनाओ। अब आपको सीधे प्रोडक्ट बनाना है डायरेक्ट। पीसीसी याद है आपको? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या था अपना? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये याद है Hg+2 डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ कुचरो, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। पानी ऐड करना था। सिंगाने जी के पाँव नहीं टूटता ना, सिंगाने जी मेरे साथ इटली चलते, वो चेयर अप करने के लिए साथ चलने की बात हो रही थी। सिंगाने जी पाँव टूट गया। एक टूटा है 2? एक टूटा है, अच्छा। राइट वाला कि लेफ्ट वाला? चलो आज क्लास के बाद मिलना, चलेंगे सिंगाने जी के हालचाल पूछने। बाकी लोग प्रोडक्ट बनाओ स्पीड में। इस बार स्टेप नहीं लिखने हैं आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है ना।
कुछ रो में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, पहले वाटर ऐड करो और फिर क्या करना है, टॉटोमेरिज्म, HOH ऐड करो, टॉटोमेराइज कर दो उसको। बना लिए? इसमें 8th वाले में H यहाँ लगाना, OH यहाँ लगाना, फिर टॉटोमेरिज्म करोगे तो एसीटोन बन जाएगा, ये बनेगा ना, और फिर डायरेक्ट कंडेंसेशन कर देना, वाटर निकाल देना उसका। 8th का और 9th का आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ, कीटोन बन जाएगा ना ये, और कीटोन का आगे एल्डोल कंडेंसेशन। और 10th का पीसीसी करेंगे, ये बनेगा एल्डिहाइड, ये 1 प्रोपेनॉल है ना, 3 कार्बन है, एल्डिहाइड बना, और फिर आप वाटर निकाल के कंडेंसेशन कर दो इसका। देखो जरा, इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस, समझ गए? वो डायरेक्ट नहीं देगा कि बस एल्डोल का मैकेनिज्म लिखो, आपको मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। और जब भी एल्डिहाइड कीटोन एंड KOH मतलब एल्डोल होने के चांसेस है पूरे। आगे बढ़े। लिख लिया? आप नीचे लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक में पहला लिखो, देखो 2 कंडीशन है, उसमें पहला लिख लो कंडीशन फॉर एल्डोल। कंडीशन फॉर एल्डोल में एक कंडीशन तो है डाइल्यूट बेस लेना है हमको, बेस में आप ले सकते हो KOH
लिखो आप साथ साथ NaOH, या कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, या बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक कंडीशन है डाइल्यूट बेस लेना है, और दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये सेकंड कंडीशन समझ में आ रही है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए? तभी तो पहले स्टेप में एसिड बेस हो गया, वो खुद से रिएक्ट करेगा। तो जैसे ये एसीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तब एल्डोल हो सकता है। लिख लिया सबने? डाइल्यूट बेस एंड सेकेंड कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनिल। फिर नीचे लिखो आप, नीचे लिखो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एक्सप्लेन। Mechanism of aldol explain both important chemical property of mechanism of aldol explain both important chemical property of aldehyde and ketone. Mechanism of aldol explain both important chemical property of aldehyde and ketone. कौन सी दोनों केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है? पहला एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन में दो ही रिएक्शनें होती है मेनली, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना? सेकंड लिखो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, इसका इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोनाइन है, कैटायन है, रेडिकल है, क्या बन रहा है? कार्बोनाइन बन रहा है ना। बेसिक मीडियम में तो कार्बोनाइन ही बनेंगे, कैटायन बन ही नहीं सकते बेसिक में। अगर बनेंगे तो कार्बोनाइन बनेंगे। नेक्स्ट ये भी लिखो, कार्बोनाइन इज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट लिखो, कार्बोनाइन इज इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। जैसे हम एल्डिहाइड में डाइल्यूट बेस डाल दें ना, एल्डोल किसको बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी को या बीटा हाइड्रोक्सी को? बीटा हाइड्रोक्सी को बोलते हैं ना। आपने एल्डिहाइड में जैसे डाइल्यूट बेस डाला तो हम लोग क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी। ये एल्डोल प्रोडक्ट बनता है अप्रॉक्सीमेटली 50%, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये एसीटोन में डाइल्यूट बेस डालूं तो अब भी एसिड बेस हो गया, पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, ये पहले से ज़्यादा बनेगा कम बनेगा? अगर एसीटोन का लोगे ना, ये एल्डिहाइड का 50% और कीटोन का इसका बनेगा 2%, सिर्फ 2 ही बनेगा। इनकी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, एक का पीके 19-20 है, एकदम कंपेरेबल एसिडिक नेचर है, थोड़ा एक स्लाइटली ज़्यादा है। मेन चेंज किस में है? अटैक इज द आरडीएस, है ना। तो मेन चेंज किस में है कि जब ये पहला स्टेप में जैसे कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन बनने के बाद ये अपने मॉलिक्यूल पे ऐसे अटैक करता है ना, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बताओ, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ना। तो जब भी आपको एल्डोल में मेजर प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसकी रिएक्टिविटी।
आप देखो किस पे अटैक हो रहा है, जिसमें एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट होगा, और अगर फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है तो और भी डोमिनेटिंग होगा वो। समझे आप? ठीक है। अब करते क्या है कि ये तो पुअर यील्ड में बन रहा है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है ना एसीटोन की, ये वैसे एक स्पेशल कंडीशन में करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है ना, और उसको हीट करते हैं और रिफ्लक्स करते हैं। मतलब पहले ये बना, फिर आपने जब हीटिंग चालू की इसकी, तो आगे कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, E1 CB हो गया, कंडेंसेशन हो जाएगा ना इसका। तो ये अगर ये 2% बन रहा है तो ये भी कम बनेगा। तो क्या करते हैं कि ये ना अनरिएक्टेड रह जाता है, तो इसको वापस रिफ्लक्स वापस रीएड करते हैं, फिर उसको प्रोसेस में फिर से डालते हैं। ऐसा कब तक करते हैं, जब तक सारा एसीटोन उसमें कन्वर्ट ना हो जाए। तो जो 2% बन रहा था वो हीटिंग करके रिफ्लक्स करके ऑलमोस्ट 100% लेके जाता है। तो इसलिए एसीटोन के जो प्रोडक्ट है ना, उसको जनरली एल्डोल पे स्टॉप नहीं करते हैं, उनको जल्दी क्या करते हैं, सीधा उसका कंडेंसेशन कर देते हैं। समझे आप? तो ये दोनों लिखो, ये दोनों बताने का पर्पज है रिएक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। तो मान लिख लो रिएक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। कोई भी पूछे डोमिनेटिंग प्रोडक्ट क्या है, कैसे क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी। देखो जहां पे एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है वो सिग्निफिकेंट है। ये पूरा एक एपरेटस होता है, सॉक्स हैलेट करके एपरेटस। एक्चुअल में इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका ज़्यादा होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जब आप हीट करते हो ना इसको, तो एसीटोन क्या होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और खुद भी बॉयल होकर बाहर निकल जाता है। वोलेटाइल है ना वो बाहर निकलता है, फिर इसको रिफ्लक्स करते हैं। उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सॉक्स हैलेट एपरेटस। ये कंडेंसेशन, ये सब एपरेटस वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, ऐसे मैंने जस्ट नाम बता दिया। काम की बात यह है कि बेस डाल के हीट करो कीटोन में, तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो रिएक्टेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इससे इसको बार बार पकड़ के रिफ्लक्स करना पड़ता है। लिख लिया आपने? यार इस बार ना स्विमिंग करते वक्त मुझे तुम्हारी याद आई थी यार, मैं बताना भूल गया यार। स्विमिंग में ज़बरदस्त याद आई तुम्हारी यार। मान लो तुम तैयारी करो एग्ज़ाम में, क्वेश्चन तो तैयारी तुम करो ये सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस की, और पेपर तुमको सब्जेक्टिव दे दिया जाए वहाँ पे, तो कैसी फीलिंग आएगी? या नए पैटर्न के अजीब अजीब इंटीजर क्वेश्चन दे दिया जाए, तो फीलिंग कैसी आएगी? हाँ पृथ्वीराज, कैसी फीलिंग आएगी? मतलब अपन सब करके गए हैं, सब पूरा सिलेबस जो भी आज 2 साल बताया, सारी चीज़ें पढ़ ली, 3 बार उसको रिवाइज भी कर लिया, सारे टेस्ट भी अच्छे से दिए, टेस्ट में जो गलतियाँ थी वो भी मिनिमाइज़ कर ली, सब कुछ करके गए। और वहाँ जाके नए पैटर्न के क्वेश्चंस, पूरा पेपर ही नए पैटर्न पे आ जाए, तो फिर उस केस में क्या करना होगा? उस केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बस, है ना। पेपर तो वही है ना, सिलेबस तो वही है, सिलेबस के अंदर ही पूछते हैं वो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और पैनिक कर गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कोई भी चीज़ जो तुम्हारी कमज़ोरी है ना, उसको तुम ये तो सोचना मत कि मेरी ये कमज़ोरी है, इसको मैं बाद में देख लूँगा। वो कमज़ोरी ही, जैसे आपने कोई टॉपिक छोड़े तो उसी पे सवाल आना है, ये गारंटी है एकदम। तो अपनी कमज़ोरी तुम दूर कर लेना, और किसकी क्या कमज़ोरी होती है वो खुद को पता होता है। कोई भी कमज़ोरी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ तो नई सिचुएशन बनेगी, है ना। अपने को नए सिचुएशन में फाइट करना है। तो जब आप ऑलरेडी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका एक्सट्रीमली कमज़ोर है, तो आप फाइट से वैसे ही बाहर हो गए भाई। आपको तो समझो 300 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तो अपने एक्सट्रीमली मतलब क्रिटिकली लो, विटामिन डी लो होता है ना वैसे। तो 2 ही सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं करना है। जो क्रिटिकली लो है उसको भी सिग्निफिकेंट लेके आना है, ताकि अपन
बढ़िया से तीनों में इक्वल रहेंगे तो फाइट कर पाएंगे अच्छे से। समझे आप? मुझे ये याद क्यों आई पता है? यहाँ मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके गया था, बहुत अच्छी स्पीड हो गई थी मेरी, बहुत शानदार लास्ट में। मैं सेटिस्फाई था, मैं कि मज़ा आ गया यार, गजब स्पीड आ रही है। वहाँ गया, समुद्र की लहरें, है ना। 2 दिन तो इतनी खतरनाक लहरें थी, जैसे मेरा होटल यहाँ पे है और सामने दीवार है ना, समुद्र 50 फीट दूरी था बस। तो रात को आवाज़ आती थी समुद्र की, वो लहरा था ना ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा यार इस समुद्र में तो हम तो नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे तो बस की नहीं है। फिर होता है ना, कई बार किस्मत साथ देते हैं, ईश्वर का सहयोग होता है, ऊपर वाले का, सबका ब्लेसिंग्स होती है। ज़िंदगी में ब्लेसिंग ही तो इम्पोर्टेंट है, हर जगह आदमी जान पे खेलता है कई बार। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, मेरी और वाइफ में, कि इस जो आज लहरें उठ रही है ना, इसमें तो हम नहीं जाएंगे भाई, जान इंपॉर्टेंट है, बच्चे भी हैं, जिम्मेदारी भी है, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जिस दिन इवेंट था ना, फॉर्चुनेटली उस दिन लहरें है ना, मतलब पहले 6-7 फीट उठ रही थी, वो 2 फीट पे आ गई। लहरें तो उस दिन भी थी, लेकिन वो ऐसी 2 फीट पे आ गई, मतलब डरावनी लहरें नहीं थी। तो मैंने कहा यार, पहले तो ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया, मैंने कहा यार हमारे लिए स्पेशल समुद्र नीचे करवा दिया थोड़ा, ठीक है। अब समुद्र में जब अंदर घुसे ना, कि प्रैक्टिस तो कर ही नहीं पाए हम, 2 दिन तो देखते ही रहे समुद्र को, उसको हाथ ही जोड़ते रहे, भाई शांत हो जा, शांत हो जा, है ना। क्योंकि हम तो गए थे 2 दिन पहले प्रैक्टिस करने, है ना भाई। समुद्र में होता ना हैबिचुअल, जैसे होता ना भाई, आपने ज़िंदगी भर मोबाइल पे पेपर दिया हो, एक बार लैब में जाके दोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ यार लैब में दे सकता हूँ। खैर तुम तो फॉर्चुनेट हो, लैब में ही देते हो, है ना। तो अब आपको स्विमिंग पूल से समुद्र में जाना है, तो वो इतनी खतरनाक लहर है ना। तो जैसे मैं अंदर घुसा ना पानी के अंदर, तो जैसे ही मैं घुसा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि स्विमिंग करूं कैसे, क्योंकि वो लहरें आ रही थी ऐसे। तो फिर मेरे पूल में जो एक बुजुर्ग आदमी है, वो वैसे ही बोलते रहते थे हमेशा कि पानी को काटना सीखो, पानी से लड़ो मत, पानी से गैप बनाओ, लहर ऊपर उठ रही है तो उसके नीचे जाना सीखो ऐसे। तो मेरे को उनकी वो बात याद आ गई कि पानी से लड़ना नहीं है। तो जैसे वो लहर उठती, मैं उसको उसके अंदर जाने की कोशिश करता है ऐसे। तो धीरे धीरे ना, मतलब स्विमिंग तो साइड में हो गई, बस आपको लहर उठ रही है, आपको उससे बचना है, आगे जाना है। फिर वो आगे 1 किलोमीटर जाके ऐसा टर्न था, तो टर्न में वो लहर आपको इधर फेंक रही है। तो मतलब है ना, मतलब जो एक्चुअल स्विमिंग होती है ना, वो तो मैं कर ही नहीं पाया, क्योंकि स्विमिंग के लिए आपको पानी सीधा चाहिए, आपको हाथ डालना है, पानी खींचना, पानी आप सीधा ऐसे कैसे खींचोगे जब लहर इधर आ रही है, तो आप तो इस तरफ जा रहे हो। तो मेरे को तो ऐसा लगा यार, मैं कि स्विमिंग पता नहीं मैं कब से कर रहा हूँ, मैं करते ही जा रहा हूँ, लहरों से बचते ही थोड़ा टाइम मिलता है, हल्की सी लहर रुकती है, थोड़ा सा स्विमिंग करते हैं, है ना, वापस लहर आ जाती है, फिर लहर से मैनेज करते हैं, ऐसे करते रहा करते। और प्लस प्रॉब्लम क्या है, आँखों के जो चश्मा होता है ना, कि नंबर है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर भी नंबर है, मेरे स्विमिंग गॉगल्स के अंदर भी, तो उसमें हल्की सी धुंध हो गई, तो धुंध से आपको दिखाई नहीं दे। तो वो बलून लगाते हैं ऐसे 300-300 मीटर पे, तो जैसे आप सब लहर से ऊपर देखोगे बलून दिखाई देता है, तो मैं हमेशा बलून टू बलून ध्यान रखता हूँ बस कि यार ये बलून जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वो बलून है ना, लहरों के कारण वो इधर उधर खिसके जा रहा है, तो मतलब बलून ही खिसक रहा है, तो आप बलून के पीछे जा रहे हो, तो फिर पता चला आप गलत चले गए, है ना। तो बार बार वो फिर ऐसे देखूँ दिखाई नहीं दे, तो साइड में वो चलते हैं बोट वाले, उनको मैं पूछूँ कि किधर जाना है, तो वो बोट वाले मतलब कुछ ऐसे इटालियन में बोले, अरे मैं जाना किधर है, जाना ऐसे। तो फिर वो इशारा करते थे ऐसे। फिर मैंने कहा इनको छोड़ो यार, ये तो कुछ काम के नहीं है। जो 2 बोट होती है ना, एक बोट उधर खड़ी है, एक बोट उधर खड़ी है, दोनों तरफ रहती है, समझ में आ गया, इन दोनों बोटों के बीच से जाना है। बलून को छोड़ो, बोट को देखो, बोट तो बड़ी होती दिखाई देती है ना। तो बोट को देखते गए, मतलब मेरी पूरी स्विमिंग बस इसी में चली गई कि भाई बाहर निकलना है वापस। और मुझे ऐसा लगा निकलते वक्त कि यार मैं 2.5-3 घंटे से स्विमिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लगातार बॉडी आपकी ऐसे उछलती रहती है ना, तो और मेरा पेट और पानी चला गया मुंह में, नमकीन समुद्र आप ऐसा रहा, ऊपर से आ रहा पानी, मतलब फोर्सफुली पानी पिलाया जा रहा है आपको, है ना, और वो भी नमकीन पानी। तो मैं बाहर आया ना, तो बाहर आते ही मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि इतना पानी पी लिया मैंने। तो पहले तो मैंने वॉमिट वगैरह किया, मैं 2 मिनट रुका, है ना, फिर मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा लगता है यार मैं डिस्क्वालीफाई तो पानी स्विमिंग में ही हो गया। तो मैंने देखा घड़ी में 1 घंटे और 57 मिनट हुए थे, 1 आवर 57 मिनट। तो अगेन मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, मैंने कहा बचा लिया। 2 घंटे 20 मिनट का कट ऑफ होता है, तो और वो 700 मीटर का वो 20 में ट्रांजिशन था, मतलब समुद्र से 700 मीटर आगे साइकिल थी मेरी। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा यार 10 मिनट में तो मैं कर ही लूँगा। तो फिर मैं 2 मिनट तो वॉमिट को एडजस्ट किया, फिर मैं 6-7 मिनट गया वहाँ पे साइकिल तक। आप साइकिल लेके, मतलब वो ट्रांजिशन एरिया कहलाता है, आप साइकिल लेके पैदल जाना होता है आपको, और वो सबसे बड़ा ट्रांजिशन एरिया है। लेकिन मैंने एक दिन पहले ही जाके देख ली थी मेरी साइकिल कहाँ रखी है, सामने होटल देख लिया, मैं इस होटल के सामने रखी है, थोड़ा प्री सेंटर वेंटर देख के आया था, तो मन सेटिस्फाई था एकदम। तो फिर मैंने साइकिल ली
और फिर मैं चल पड़ा। फिर मैं साइकिल चलाते वक्त सोचा, वो मतलब आधा घंटा मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो पेट है ना, मतलब आप सोचो ना आपको 2 घंटे तक ऐसे उछाला जाए तो आपको अजीब सी फीलिंग, आपको अंदर से कहीं नई नई चीज़ें दिखाई देगी, मतलब फील आएगी कि यार ये भी है पेट के अंदर, ये भी है, ये भी है, ऐसे फील आएगी। फिर मैं सोचा यार मतलब बाल बच गया। अब तुम सोचो मैं तैयारी कैसी करके गया, है ना, मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी, मुझे लगा था मैं 1 घंटे 20 मिनट में कर लूँगा आराम से, 20-25 मिनट में, है ना। तो वहाँ तो गेम ही बदल गया, 2 घंटे लगे और प्लस अप डाउन। तो उससे मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई है। IIT का एग्ज़ाम भी ऐसा ही होता है, आप कितनी भी तैयारी करके जाओ वो आपको नई चीज़ें दिखाएगा। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार है ना, मेरे को ना समुद्र में पहले ही इंडिया में कहीं गोवा हुआ जहाज होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी यार, वो एक कमज़ोरी मेरे को नहीं रखनी चाहिए थी। तो मैंने कहा तुमको आते ही बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर जो भी कमज़ोरी है ना उसकी लिस्ट बना लो और उस पर काम करो, चाहे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़े, जो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के समय फील नहीं आना चाहिए हाँ ये मेरी कमज़ोरी रह गई। बात समझ में आई तुम्हारे? तो सेटिस्फाई होंगे एग्ज़ाम के समय। दूसरा क्या होता है, कई बार है ना टीचर, तुम तो फॉर्चुनेट हो, तुम्हें तो सारे सब्जेक्ट के सही टीचर हैं, तुम्हारा टीचर ही मान लो थोड़ा इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो तुम गेम से वैसे ही बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा केमिस्ट्री के टीचर सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सही नहीं, मतलब टीचर सारे अच्छे होते हैं लेकिन वो एडवांस का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो तुम गेम के बाहर हो, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें 2 सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है। तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ना बाई ग्रैंड मिलती है यहाँ पे, तुम उसको मतलब क्या बोलते हैं अपन उसको समझ नहीं पाते हैं कि भाई अपने को सारे सब्जेक्ट में सारे जो लोग हैं वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा लैब में एग्ज़ाम होता है, कितने फॉर्चुनेट हो, रोज़ समुद्र में स्विमिंग करते हो। मेरे साथ 2 डॉक्टर थे, वो बड़े आराम से कर रहे थे, मैंने उनको पूछा यार तुम गजब हो यार, तुमने कैसे कर लिया? ठीक है क्या, हम तो केरला में रहते हैं और केरला में समुद्र के किनारे ही रहते हैं, तो हमारा तो रोज़ का है, बचपन से ही है कि हम तो बचपन से ही स्विमिंग करते हैं। तो वो तो समुद्र में ऐसे स्विमिंग करके निकले, मतलब जब मैं साइकिलिंग करके निकला ना 20 किलोमीटर के बाद वो एक टर्न पे दिखाई दिए, तो मैंने अंदाज़ लगाया यार 40-45 मिनट पहले निकल गए मेरे से। तो फिर वो जब रेस ख़त्म हो गई तो उन 2 डॉक्टर थे, उनको पूछा तो उन्होंने कहा हम केरला के हैं। एक जो महाराष्ट्र के थे उनकी तो मतलब मेरे 15 मिनट उन डॉक्टर साहब के साथ लग गए। वो क्या लास्ट में जब दौड़े थे ना डॉक्टर साहब एकदम मतलब थोड़ा अजीब से हो गए थे, है ना, मतलब मेंटल फिजिकल लेवल सब बदल जाता है। तो डॉक्टर साहब वहाँ पे मार्केट में घूमने लग गए थे ऐसे। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? ठीक है, इंडिया वाले दिखाई देता है ना भाई। तो मैंने पूछा मैं कहाँ जा रहे हो? कि यार हो गया यार, मेरे को ये सब नहीं करना है यार। मैंने कहा कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा सा ही है, बस थोड़ा बचा है, मतलब उस समय 12 किलोमीटर रनिंग बची थी। मैंने कहा थोड़ा सा बचा है, हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि कैसे हो जाएगा? अरे मैं कहा आप आओ, आपका नाम क्या है? उनका नाम पूछा मैंने, है ना। तो मैं उनके साथ वॉक करने लगा, तो मुझे लगा मैं छोड़ दूंगा तो ये गिव अप कर देंगे। फिर मैंने बोला यार आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? तो बताने लगे मैं ये डॉक्टर हूँ। वो आदमी ने खुद की तारीफ़ करना अच्छा लगता है उसको। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो गजब हो यार। फिर मैं कहा मेरा हॉस्पिटल है, ये है, वो है। तो 2-4 मिनट उससे बातें की ना तो उनका दिमाग एकदम अलग शांत हो गया, उनको फील आ गया कि हाँ यार मतलब नॉर्मल होने लगे, है ना। फिर उनको मैंने बोला एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, वो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है कि कौन सा बोर्ड? मैं कि वो देखो होटल लिखा हुआ है, वहाँ होटल ही होटल है ना। मैं कहा अपन वहाँ तक दौड़ते हुए चलते हैं, फिर वहाँ वॉक करेंगे थोड़ा 2 मिनट कि हाँ ठीक है। फिर मैं ऐसे उनके साथ चला। फिर मैं डॉक्टर साहब वो दिख रहा है सामने दूसरा वाला बोर्ड, मैं कहा अपन वहाँ तक चलेंगे। तो क्या ठीक है। ऐसा करके मैं डॉक्टर साहब के साथ करीब 20-25 मिनट तक रहा। फिर 4-5 किलोमीटर डॉक्टर साहब के साथ था। फिर डॉक्टर साहब एकदम फुल मोटिवेटेड हो गए एकदम। वो था ना वो फेज़ आता है ना, बीच बीच में ना एक फेज़ आता है। फिर डॉक्टर साहब को मैं बोला डॉक्टर साहब जय हिंद, अब बाद में मिलेंगे। अब मैंने कहा वो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको दूर? कि हाँ सुनाई दे। बस वही फिनिशिंग पॉइंट है, बस आप जितना आगे बढ़ते जाओगे आवाज़ तेज़ होती जाएगी। उसके बाद मैं फिनिशिंग करने के बाद मिला तो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट यही रहा कि डॉक्टर साहब के साथ रहा मैं। वो डॉक्टर साहब आके फिनिशिंग लाइन पे मैं खड़ा था, है ना। तो मैं वहाँ पे मिलते हैं ना यार, वो क्या बोलते हैं उसको, सूप वगैरह। तो मैं क्या खाने पीने की स्थिति में कुछ पी लिया जाए नहीं, चक्कर आने लग जाएंगे। वो डॉक्टर साहब आके मेरे गले लग गए एकदम, वो गले लग के एकदम रोने लग गए। और मतलब 5 मिनट तक मेरे को पकड़े रखा उन्होंने। बोला यार तुम्हारी वजह से हो गया। मैंने कहा मेरा नहीं, मैंने बोला डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरा हो गया, आपके चक्कर में 5-7 किलोमीटर मेरे भी तो हो गए, मेरा भी तो ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो उस चक्कर में लगे। लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ वो मेंटल लेवल उनका 5-10 मिनट का था। तो आपको है ना एग्ज़ाम में भी ऐसे फीलिंग आती है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। सब अल्टीमेटली गेम एट द एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट जो भी चीज़ें हैं वो माइंड गेम है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और अपनी कमजोरियां दूर करनी है, समझे आप? चलो अब आगे लिखो। कितना लिख लिया? अरे यार मतलब ये कोई बात हुई यार।
तुम्हें इतनी शानदार बात बताई यार, कमजोरी दूर करनी है ना। कमजोरी को छुपा के नहीं रखना है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम उसको अवॉइड करते हैं, यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जो सब्जेक्ट कमजोर है ना, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर मेहनत करो। एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। समझ गया तुम? रोज 2-4 घंटे उसके पीछे पड़ जाओ, कैसे ठीक हो, 100% ठीक हो जाएगा। समझे अभिषेक? अभिषेक आना यार, तुम्हारे लिए वो स्टिकर। अरे अब्दुल्ला, तुमने यार मेरे को बेस्ट विशेस की बधाई दी थी शायद आयरन मैन के पहले, है ना? बाद आओ, आओ अब्दुल्ला इधर आओ। ये मैं इटली से बनवा के लाया तुम्हारे लिए। अभिषेक आ जाओ। अरे ये स्टिकर है तुम्हारे लिए। अच्छा बाद में आ जाओ। ताली बजाओ ये अब्दुल्ला के लिए। इसको रखना। थैंक यू। मिलते हैं फिर अभिषेक। और वो सीट निकालो, सीट दिखाओ जरा। सारी डीपी तो होगी ना, अब सीट दिखाओ। चलो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, वो बना के लाने हैं, ठीक है? ठीक है, ये सारे सवाल बना के लाने हैं आपको। चलो इतने बना के लाना है ना। मिलते हैं फिर आगे।